क्या कोई फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकती है या फिर वो एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल हथियार भी बन सकती है? आज हम एक वायरल वीडियो एनालिसिस पर नजर डालेंगे जो ठीक यही सवाल उठाता है। एक फिक्शनल फिल्म धुरंधर 2 के बारे में। सोर्स का दावा है कि ये फिल्म आर्ट नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। तो चलिए उनके तर्कों को एक एक करके समझते हैं। तो ये पूरा एनालिसिस शुरू होता है एक बहुत ही बड़े एक विस्फोटक दावे से। सोर्स के मुताबिक धुरंधर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि बीजेपी का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। एक ऐसा विज्ञापन जिसके लिए दर्शक खुद अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं और यही वो लेंस है जिससे सोर्स पूरी फिल्म को देख रहा है। तो इस एनालिसिस का पहला हिस्सा इसी आइडिया पर फोकस करता है। यहाँ पर फिल्म को एक आर्ट फॉर्म की तरह नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की तरह देखा जा रहा है, ये समझने के लिए कि इसे बनाया कैसे गया है। तो उसका कहना है कि किसी भी अच्छे विज्ञापन की तरह ये फिल्म भी एक डिस्क्लेमर से शुरू होती है जिस पर हम लोग अक्सर ध्यान भी नहीं देते। ये कहता है कि कहानी फिक्शनल है, रियल घटनाओं से सिर्फ प्रेरित है और किसी भी असली इंसान से कोई भी समानता बस एक इत्तेफाक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी है? यहीं पर सोर्स का तर्क आता है कि ये डिस्क्लेमर सिर्फ कानूनी बचाव नहीं है बल्कि एक लीगल चीट कोड है। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए फिल्म बनाने वाले ऑडियंस को कंफ्यूज कर सकते हैं, जहां सच और कल्पना के बीच की जो लाइन है वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। तो अगर ये फिल्म एक विज्ञापन है तो सवाल ये उठता है कि इसमें टेक्निक्स क्या इस्तेमाल हुई हैं। एनालिसिस का अगला हिस्सा इन्हीं प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को डिकंस्ट्रक्ट करता है। पहली टेक्निक है इमोशनल प्राइमिंग। सोर्स का दावा है कि फिल्म की शुरुआत में एक ऐसा इमोशनल सीन दिखाया जाता है जिसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ एक है, ऑडियंस के दिमाग में एक इमोशनल बीज बोना, ताकि वो बाकी की पूरी फिल्म को उसी खास नजरिए से देखें। अगली टेक्निक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे सोर्स विलेन की तारीफ कहता है। होता क्या है कि फिल्म का जो मेन विलेन है वो खुद प्रधानमंत्री की तारीफ करता है। अब तर्क ये है कि जब कोई हीरो अपने नेता की तारीफ करे तो वो प्रचार लगता है, लेकिन जब दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए ना, तो दर्शकों के मन में उस नेता की इमेज कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इस टेक्निक को समझाने के लिए सोर्स एक बड़ा मजेदार उदाहरण देता है। सोचिए, अगर अवेंजर्स फिल्म में थैनोस ये कहता कि जब से मैंने स्पाइडरमैन को देखा है मेरे हाथ कांपने लगे हैं, तो ये एक लाइन ही स्पाइडरमैन को सबसे ताकतवर हीरो बना देगी। सोर्स का कहना है कि फिल्म में ठीक इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल हुआ है। अब हम एनालिसिस के उस हिस्से में आ रहे हैं जो सिर्फ फिल्म की टेक्निक के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी यादों के बारे में है। सोर्स का आरोप है कि ये फिल्म हाल की उन घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है जिन्हें हम सब ने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। जैसे कि नोटबंदी। फिल्म में इसे एक देशभक्ति मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, जिसके जरिए पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों पर रोक लगाई गई। कहानी ये है कि प्रधानमंत्री ने देश को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर सोर्स फिल्म की कहानी को आरबीआई के असल डेटा के सामने रखता है और जो फर्क है वो काफी चौंकाने वाला है। फिल्म 60,000 करोड़ के नकली नोटों का दावा करती है, असल में मिले कितने? सिर्फ 43 करोड़। फिल्म ये भी नहीं बताती कि 99.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए और इस पूरी प्रोसेस में 80 से ज्यादा लोगों की जानें भी गईं। फिल्म में एक और कहानी है फॉरेन फंडिंग के बारे में। दावा है कि आईएसआई भारत में एनजीओज और मीडिया को सरकार का विरोध करने के लिए पैसा देती है। इसके जवाब में सोर्स कुछ रिपोर्ट्स का हवाला देकर एक काउंटर क्लेम करता है कि अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने सिस्टमैटिक तरीके से आरएसएस से जुड़े ग्रुप्स को फंड किया है। सोर्स के एनालिसिस का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट ये भी है कि जो फिल्म में दिखाया गया है वो उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो जो जानबूझकर छुपाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि सोर्स के मुताबिक फिल्म में क्या नहीं दिखाया गया। ये टाइमलाइन उन घटनाओं को दिखाती है जिन्हें सोर्स के अनुसार कहानी से बाहर रखा गया, जैसे प्रधानमंत्री की 2015 की पाकिस्तान विजिट, जिसकी ठीक बाद पठानकोट पर आतंकी हमला हुआ, या फिर ये फैक्ट कि पुलवामा हमले से पहले 11 अलग-अलग इंटेलिजेंस वार्निंग्स थीं। सोर्स का तर्क है कि इन घटनाओं को हटाने से इतिहास का एक खास और ज्यादा सुविधाजनक वर्जन तैयार होता है। और अब हम आते हैं एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे गंभीर आरोप पर। ये फिल्म के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में है, जिससे सोर्स गैस लाइटिंग इफेक्ट का नाम देता है।
यहाँ पर ये एनालिसिस एक बहुत ही पर्सनल सवाल उठाता है कि तब क्या होता है जब एक फिल्म आपको ये यकीन दिलाने लगे कि आपकी खुद की याददाश्त, जो आपने जिया है, जो आपने महसूस किया है, वो गलत है। इसी चीज को गैसलाइटिंग कहते हैं। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक तरीका है जहां किसी इंसान के मन में धीरे धीरे इतना शक पैदा कर दिया जाता है कि वो अपनी ही यादों पर, अपनी ही समझ पर सवाल उठाने लगता है। और यही सोर्स का सबसे बड़ा तर्क है कि यह फिल्म लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे नोटबंदी के दौरान एटीएम की लाइनों में घंटों खड़े रहना, उसे गलत नहीं बताती, बल्कि उसे एक बड़े देशभक्ति वाले मास्टर प्लान का हिस्सा बताकर एक नया मतलब दे देती है। ये दर्शकों से कहने जैसा है कि तुम्हारी तकलीफ असल में एक कुर्बानी थी और तुम्हारी असलियत वो नहीं जो तुमने महसूस की, बल्कि वो है जो हम तुम्हें दिखा रहे हैं। और आखिर में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत तीखे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोर्स पूछता है, मनोरंजन और एक हथियार में क्या फर्क है? ये सवाल दर्शकों को सिनेमा और प्रोपेगेंडा के बीच की उस बहुत ही महीन रेखा पर सोचने के लिए मजबूर करता है।